नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। कहा जाता है कि जब दिमाग पर किसी और का कंट्रोल हो जाता है तो फिर उसकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में पथराव और मूर्ति तोड़ने की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब ये देश के बाहर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो अपने देश में गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कुछ जिहादियों की तरफ से, तो अब कुछ ऐसी भी खबरें देश के बाहर से सामने आ रही हैं जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। अब देश के अलावा पड़ोसी मुल्क नेपाल के रौतगढ़ जिले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर 15 फरवरी 2024 को हिंदुओं की प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर कथित तौर पर हमला हुआ था। विवाद की शुरुआत तब हुई जब माता सरस्वती प्रतिमा को नदी में विसर्जित करने जा रही हिंदुओं की यात्रा ईशनाथ के पास मस्जिद के आगे पहुंची और इस दौरान श्रद्धालुओं के साथ चल रहे प्रशासन पर भी पत्थरबाजी हुई। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों की तरफ से 19 फरवरी 2024 को वीरगंज बंद का ऐलान हुआ था। इस बंदी में भी मुस्लिम भीड़ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर गई। इस दौरान भगवान राम के चित्र वाले भगवा ध्वज को नोचकर गटर में फेंक दिया गया और मंदिर में भी जमकर तोड़फोड़ हुई। प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल के संगठन हिंदू सम्राट सेना संगठन के पदाधिकारी कृष्ण कुमार शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि 15 फरवरी 2024 को रौतहट जिले में हिंदू समाज माता सरस्वती की प्रतिमा नदी में विसर्जन करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे और इसी यात्रा से पहले एक पीस कमेटी का गठन भी हुआ था। कमेटी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के 5-5 सदस्यों को शामिल किया गया था। दोनों पक्षों ने प्रशासन को भरोसा दिया था कि वो अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाएंगे और शांति बहाल रखेंगे। जब ये यात्रा वीरगंज नगर पालिका के मुस्लिम बहुल इलाके के पास से गुजरी, तभी वहां सड़क के किनारे बनी एक मस्जिद पर इसे रोक दिया गया। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद के सामने से यात्रा ले जाने पर ऐतराज था। इस बार भी दोनों पक्षों में तकरार होने लगी। इतना ही नहीं, आगे कृष्ण कुमार ने बताया है कि कुछ ही देर में मस्जिद के आसपास बने मुस्लिमों के मकानों से पत्थर चलने लगे। पत्थरबाजी में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और इस पथराव की वजह से विसर्जन यात्रा में शामिल नरेश कुमार पासवान और 2 नाबालिग हिंदू बच्चे घायल भी हो गए। जुलूस के साथ चल रहे पुलिस के कुछ जवान भी इस हमले की चपेट में आ गए। हिंदू सम्राट सेना पदाधिकारी ने बताया कि पत्थरबाजी की वजह से माता सरस्वती की मूर्ति भी खंडित हो गई। नाराज श्रद्धालुओं ने खंडित मूर्ति के साथ धरना शुरू कर दिया। थोड़े वक्त के बाद प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और हिंदू समाज के लोगों से मूर्ति को विसर्जित करने की गुजारिश की। इस दौरान अधिकारियों ने हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। कृष्ण कुमार शाह आगे बताते हैं कि जब प्रशासन की बात मानकर श्रद्धालु फिर से मूर्ति विसर्जन करने चले, तभी फिर से मुस्लिमों के मकानों से पत्थरबाजी होने लगी। दोबारा हुई पत्थरबाजी से एक बार फिर से न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों में भी अफरा तफरी मच गई। आखिरकार प्रशासन ने बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी के ही अपनी तरफ से मूर्ति का विसर्जन किया। अपनी विसर्जन यात्रा पर इस हमले से नाराज हिंदू समुदाय ने प्रशासन से जल्द आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस बीच में लगभग 4 दिन बीत जाने पर भी जब किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब हिंदू संगठनों ने 19 फरवरी को वीरगंज बंद का ऐलान किया। हिंदू सम्राट सेना के अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि 19 फरवरी को जब हिंदू समाज शांतिपूर्वक बंद का पालन करवा रहा था, तब एक बार फिर से इस्लामी भीड़ सड़कों पर उतर आई। भीड़ के पास लाठी डंडे और बाकी हथियार थे। इसमें सभी उम्र के लोग शामिल थे। इन्होंने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर बोलकर सड़कों पर हंगामा कर दिया। इस दौरान इसी हिंसक भीड़ ने वीरगंज के खंभों पर लगे भगवान राम के चित्र वाले भगवा ध्वजों को भी नोचकर नालियों में फेंक दिया। इस हिंसक भीड़ की करतूतों के वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। इस दौरान वीरगंज के एक मंदिर में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई। नेपाल की एक महिला पत्रकार किरण जोशी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। उनका दावा है कि यह वीडियो वीरगंज में हुई हिंसा का है। कैप्शन में उन्होंने 11 सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की बात कही है। किरण जोशी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है। इस बीच में कुछ काले रंग के पठानी सूट पहने युवक पुलिस से भागते भी नजर आ रहे हैं।
उन्मादी भीड़ की इस हरकत के बाद जिला प्रशासन ने वीरगंज में कर्फ्यू लगा दिया है। आदेश की परिधि में वीरगंज नगर पालिका क्षेत्र को रखा गया है। अब अगले आदेश तक इस प्रभावित क्षेत्र में किसी को भी रैली, भाषण और बेवजह इधर उधर जाने की इजाजत नहीं है। नेपाली प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर हिंदू सम्राट सेना ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया है और 81% हिंदुओं के देश में बहुसंख्यक समाज की हालत पर चिंता जताई है। फिलहाल वीरगंज के प्रभावित इलाकों में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। नेपाली पुलिस के साथ ही वहां के अर्धसैनिक बल भी गश्त कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ा जाएगा। हिंदू सम्राट सेना के पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने आगे बताया कि ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है। चरमपंथियों पर दुर्गा पूजा के साथ ही कुल 7 से ज्यादा धार्मिक कार्यक्रमों में उन्होंने इस तरह के व्यवधान डालने की कोशिश की। इतना ही नहीं, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी एक तरफ जोरों पर है। इसके लिए वहां पर ललितपुर के गोदावरी में 19 फरवरी को महासमिति की बैठक भी शुरू हो गई और इस बैठक का नेतृत्व नेपाली कांग्रेस के सांसद और केंद्रीय समिति के सदस्य शंकर भंडारी की तरफ से किया गया। इस बैठक का नेतृत्व नेपाली कांग्रेस के सांसद और केंद्रीय समिति के सदस्य शंकर भंडारी की तरफ से किया गया। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरीके से नेपाल को दोबारा से वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाया जा सकता है। द काठमांडू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में नेपाल की 22 केंद्रीय कार्य समितियों ने बीते 16 फरवरी 2024 को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को पार्टी के आगे उठाया था और इसके बाद 17 फरवरी को इस अभियान को 4 पृष्ठ जोड़ियर के साथ पब्लिक किया गया। भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के नेताओं से इस मुद्दे को उठाने के लिए समर्थन भी मांगा और उन्होंने कहा कि हम पार्टी के नेतृत्व पर इस मुद्दे को उठाने का दबाव बनाएंगे। पार्टी अध्यक्ष बहादुर देवा ने इस मुद्दे को सकारात्मक ढंग से लिया। उनके अलावा सीपीएम, यूएमएल और सीपीएन के नेता भी इस अभियान में साथ देने को तैयार हैं। वहीं नेपाली कांग्रेस सांसद ने कहा है कि ये सिर्फ एक अभियान नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण के लिए अहम अभियान है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कई राजनेता एक साथ खड़े हो रहे हैं, तो वहीं ये भी जानकारी है कि कुछ कांग्रेस नेता इस मुद्दे से सहमत नहीं है। पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में इस मुद्दे को नकार दिया गया था। नेपाली कांग्रेस नेता भंडारी ने कहा है कि वो अन्य पार्टियों और समुदायों के साथ मिलकर भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री और नेपाली कांग्रेस नेता देवेंद्र राज कादेल ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए नेपाली कांग्रेस को अभियान चलाना चाहिए। उनकी सहमति के बिना ये नहीं हो पाएगा। कादेल ने आगे कहा कि अगर नेपाली कांग्रेस मांग मानने को तैयार होती है तो अन्य पार्टियों से भी बात की जाएगी। अगर ज्यादातर सभी इस पर राजी होंगे तो फिर संविधान में संशोधन का मार्ग प्रशस्त होगा। एक बार जब हम आधारशिला रख देंगे तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण तो होगा ही। जानकारी के लिए आपको जानना जरूरी है कि इससे पहले एक महासमिति की बैठक दिसंबर 2018 में हुई थी। उस समय 700 महासमिति के सदस्यों ने हिंदू राष्ट्र के लिए सहमति दी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बार नेपाली कांग्रेस के नियुक्त प्रतिनिधि महासमिति में बैठक में भाग ले रहे हैं और देश की राजनीति, नीति, पार्टी संगठन के साथ ही कई समसामयिक मुद्दों पर चर्चा होगी और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी उठेगा। भंडारी का कहना है कि आज के समय में जनता वर्तमान स्थिति से त्रस्त है, इसलिए हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा उठा है उस पर विचार होना जरूरी है। उनके मुताबिक वामपंथी नेता तो धर्म पर बात ही नहीं करते, लेकिन बात राष्ट्र की है तो वो भी साथ देने को तैयार है। आपको बता दें कि 28 मई 2008 को नेपाल आधिकारिक तौर पर एक गणतंत्र बनाया गया था। उस दिन नेपाल की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद राजाओं का शासन खत्म हो गया। हालांकि अब एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है और इस राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी कदम भी बताया जा रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भले ही नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी उसे अपने हिंदू वंश पर गर्व है। वास्तव में नेपाल में वर्तमान नेतृत्व प्रधानमंत्री पुष्पा कमला दहल और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी चाहते हैं कि हिंदू देश की इस बहाली पर बहस हो। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।